नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और देखिए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जो खुलासे किए हैं, उन खुलासों के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने उनको 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और इस नोटिस में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे उन पर और ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, यह जन सुराज का कहना है। तो जन सुराज के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामबली सिंह हमारे साथ हैं इस बारे में जानकारी साझा करने के लिए। तो कौन से ऐसे खुलासे मंत्री अशोक चौधरी ने कर दिए हैं रामबली जी, जिसके बाद आप कह रहे हैं कि इन खुलासों से वो और ज़्यादा फंस गए हैं और ज़्यादा घिर गए हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं उसको बिहार की जनता पसंद कर रही है। अधिकांश जनता, पार्टी से रह कर भी और पार्टी के ऊपर उठ कर के भी लोग। तो जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों का खंडन अगर जिन मंत्रियों को करना है उससे जनता अपेक्षा रख रही है कि टू द पॉइंट जो आरोप लगे हैं उसका खंडन वही मंत्री अपने मुखारबिंद से करें। लेकिन अब कई घंटे बीत गए, कई दिन बीत गए, अब घंटे की तो बात छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी एक बातें नई सामने आई अशोक कुमार चौधरी जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा, कि मेरी पत्नी मेरे नॉलेज के बिना, मेरे जानकारी के बिना वो ट्रांजैक्शन बैंक में करती थी, जो मेरे ज्ञान में संज्ञान में नहीं था और इसके वजह से ये चीज़ें हुई। तो यह कोई जवाब नहीं है पब्लिक का। पब्लिक डोमेन में जब बातें आ गई, भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, तो अब ये 200 करोड़ का कि 100 करोड़ का कि 500 करोड़ का मानहानि की बात अगर करते हैं तो यह तो हुआ मुख्य धारा से, मुख्य बातों से डाइवर्ट करना। मुख्य जो बातें हैं उसका अगर आपके पास उत्तर है तो दें, अन्यथा आप इस्तीफ़ा दे दें। और अब तो जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली नीतीश जी की सरकार है, उससे लोगों की अब एक चुनौती की घड़ी आ गई है, एक परीक्षा की घड़ी आ गई है कि नीतीश कुमार जी अगर होश में रहते पहले की तरह तो अब तक इस्तीफ़ा ले लिए होते। लेकिन नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से कहीं न कहीं अस्वस्थ हैं, इसके वजह से इतना देर लग रहा है। फिर आखिर उनकी ज़िंदगी की जो पूंजी थी, कमाई थी, कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं या नीतीश बाबू के बारे में कम से कम 2 बात के लिए लोगों की चर्चा होती है कि एक परिवारवाद उन्होंने राजनीति में नहीं आने दी और दूसरा स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहे। ऐसा कोई नहीं आरोप लगा सकता है, चाहे उनका घोर विरोधी भी क्यों न हो। लेकिन अब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए मंत्री आज भी उनके मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी से अपेक्षा अब लोगों को धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है और लगता है कि इस अगले आने वाला जो विधानसभा का 1.5-2 महीने के बाद चुनाव होगा, उस चुनाव में जनता इसका हिसाब कर देगी। जनता पसंद नहीं कर रही है। आज बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनने जा रहा है तो है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार से सब लोग त्रस्त है। छोटा से छोटा आप काम कराइए, ब्लॉक में एक छोटा प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे तो वहाँ भी आपको बिना पैसे घूस दिए हुए नहीं बनेंगे। कोई थाना में जाएं, FIR करना हो या कोई रिपोर्ट लिखवानी हो या कोई और सुपरविज़न हो, बिना पैसे के काम नहीं होते हैं। तो पूरा बिहार आज त्रस्त है भ्रष्टाचार से, और उस भ्रष्टाचार के जब आकंठ में डूबे हुए तब इस नीतीश सरकार के मंत्रीगण रहेंगे, तब मंत्रीगण और ऑफिसर बड़े बड़े रहेंगे। नहीं तो पार्टी उनका साथ कहाँ दे रही है? देखिए, नीरज कुमार है मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा कि या तो उन्हें सफाई देनी चाहिए, प्रशांत किशोर को कोर्ट ले जाना चाहिए, सजा करा देनी चाहिए प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर ने ऐसे झूठे आरोप कैसे लगा दिए मेरे ऊपर, या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए, एक्शन लेगी पार्टी। आज उपेंद्र कुशवाहा जो RLM के सुप्रीमो हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार की जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, उनकी व्यक्तिगत कमाई रही है, ईमानदारी जो उनकी पहचान रही है, उस पर बट्टा लगाने का अधिकार किसी को नहीं है और जनता के बीच आकर जवाब अशोक चौधरी को देना चाहिए। और वो नीरज कुमार के साथ खड़े दिखे इस मुद्दे पर। तो अब सवाल ये उठता है कि जनता दल यूनाइटेड ने तो स्टैंड लिया इस मामले में कि हाँ ठीक है, प्रवक्ता ही तो बोलेंगे ना पार्टी की तरफ से। दीपक जी, ऐसा है कि जब ये श्री नीरज जी
एज ए प्रवक्ता बोल रहे थे, इसका मतलब पार्टी बोल रही थी। पार्टी बोल रही थी। और पार्टी जब ये बोल रही थी तो शुरू में बिहार के लोगों को अच्छा लगा कि आखिर ये नीरज जी जो बोल रहे हैं कि जिन मंत्रियों पर आरोप लगे हुए मंत्री हमारी परिपाटी रही है कि वो जवाब दें प्रश्नों का, जो उन पे आरोप लगे उस आरोपों का, और अगर आरोपों का उत्तर नहीं देते हैं तब पार्टी जो अन्य लोगों के साथ किया था बर्ताव उसी तरह का, मतलब कि उनको सैक करे या खुद इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन यह बोले हुए कितने दिन बीत गए, अभी तक जहाँ की स्थिति थी वही बनी हुई है। और उल्टे आर.के. सिंह जी भी ईमानदार के प्रतिमूर्ति माने जाते थे, चाहे वे पदाधिकारी रहे हों, वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में या फिर मंत्री के रूप में। आर.के. सिंह जी भी अच्छी बातें उन्होंने कही, ये दलगत बात मैं नहीं कर रहा, बिहार के लोगों की आकांक्षाओं की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज आर.के. सिंह जी भी अपने ही दल में अलग थलग तो ले लीजिए ना, जनसुराज में ले रहे हैं आप लोग। अब जनसुराज का तो ऐसे ईमानदार लोगों के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला रहा है। जनसुराज नहीं, आज इस प्लेटफॉर्म से, हल्ला बोल टीवी के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर राम बली जी दे रहे हैं निमंत्रण आर.के. सिंह को कि आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी में आपकी इज्जत नहीं है आर.के. सिंह जी। बिल्कुल, आर.के. सिंह ऐसे लोगों पर हम लोग को गर्व करते हैं कि आर.के. सिंह जी जिस तरह से उन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बातें कही, परवाह नहीं किया कि कौन पद पर क्या सोच रहा है, क्या लाभ हानि की बगैर परवाह किए हुए उन्होंने उतनी बड़ी हिम्मत की जो बात की, तो इसका मतलब कोई ईमानदार व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। जैसे प्रशांत जी आज हिम्मत कर रहे हैं, ये बात बहुत हद तक कुछ लोग जानते थे। तो निमंत्रण दिया ना आपने? हाँ बिल्कुल, उनको स्वागत है। ऐसे लोगों को जनसुराज बिल्कुल सर पर बैठा करके रखेगी। आर.के. सिंह जैसे व्यक्ति अगर अलग थलग भाजपा में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में एक संदेश जाएगा कि अब भाजपा जो है अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं है, अब भाजपा जो है ये नरेंद्र मोदी जी वाला भाजपा है। किसी भी तरह सत्ता में बने रहना भाजपा का काम है जो कर रही है। तो ऐसे तमाम लोग जो अशोक चौधरी के मुद्दे पर ईमानदारी की बात कर उठा रहे हैं ईमानदारी से, उन सबको निमंत्रण देते हैं कि सिर्फ आर.के. सिंह को देते हैं निमंत्रण? नहीं, आर.के. सिंह जी का व्यक्तिगत रूप से हम लोग जानते हैं कि आर.के. सिंह जी तपे तपाए हुए ऑफिसर रहे हैं। बिहार में पटना में उनका एक धाक रही है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति रहे हैं। तो वैसे व्यक्तियों को सभी लोग बिहार के परिचित है भली भांति, इसलिए आर.के. सिंह जी ऐसे व्यक्ति जो भी हैं अगर लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो उन सारे लोगों को आमंत्रित मैं करता हूं कि जनसुराज में साथ आकर के और प्रशांत जी की जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें साथ देना चाहिए। अभी देखिए, जो राहुल गांधी आए थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अति पिछड़ों के लिए संकल्प पारित किया है और उन्होंने कहा है कि हम अति पिछड़ों की लड़ाई जो है उसको लड़ेंगे और अति पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे। तो आप अति पिछड़ों का संगठन चलाते हैं, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, अति पिछड़ों को कितना भरोसा जमा है राहुल गांधी के संकल्प पर, तेजस्वी यादव के संकल्प पर? देखिए दीपक जी, जिस तरह से 1-2 दिन पहले भारत की दूसरी नंबर की पार्टी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार का महागठबंधन के नेताओं के साथ अति पिछड़े के इशू पर बड़का समागम किए, उसके 10 सूत्री मांगों पर उन्होंने मुहर लगाई। लेकिन इनकी मंशा कहीं न कहीं पर निगाह और कहीं पर निशाना था। जैसे हम लोग सुनते थे, एक बड़ी कहावत गांव की होती थी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। उसी तरह की बात आज मुझे दिखाई दिया कि इतने वर्षों के बाद 2015 में जो अति पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे पर लगातार हम लोग करीब 10 वर्षों से आंदोलित हैं, उस मुद्दे पर उस समय जब नीतीश कुमार जी ये काला कानून ला रहे थे तो उनके समर्थन में तेजस्वी प्रसाद यादव भी डिप्टी सीएम के पद पर आसीन थे और कांग्रेस भी सरकार में शामिल थी। तो अगर कांग्रेस अति पिछड़े वर्गों की हिमायती होती, अगर तेजस्वी प्रसाद भी हिमायती होते, तो उसी समय 2015 में यह कानून को रोक देना चाहिए था। लेकिन वह कानून आ गई। फिर मैं अपना जब आंदोलन को 2 साल पहले तेज किया तो वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे बार बार फ़ोन करके मना किया कि या तो आप आंदोलन बंद कीजिए, नहीं तो एमएलसी साहब को
इस्तीफ़ा दे दीजिए। यह इतना दबाव बनाया कि अंततोगत्वा उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इसके लिए हमें गंवाना पड़ा। तो अब जब तेजस्वी जी का इतने दिनों के बाद जब आज चुनाव में बात आ रही है, ये जान रहे हैं कि जिधर अति पिछड़ा वर्ग जाता है ये 36, 37, 38% वोट है, उधर ही सरकार बनती है। तो अब सरकार के लिए या वोट के लिए इस तरह का घड़ियाली आंसू अगर बहा रहे हैं तो इससे जनता कहीं भी प्रभावित नहीं होगी। फिर भी तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो संकल्प में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो वही मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे? तो अच्छी बात है ना कि नहीं, मुद्दे तो ठीक है। हाँ। इस मुद्दे को उठाने के क्या लिए क्या मुख्य मुद्दे धारा हैं? में लाने थोड़ा के लिए 2-4 मुद्दों के बारे में बताइए कि वो मुद्दा क्या। तो जो मैं आंदोलन कर रहा हूँ पिछले कई वर्षों से वही मुद्दा है। उसमें मुद्दा था कि आए दिन अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं होती है। तो जिस तरह से देश में SC ST के एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है, उसी के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाई जाए। 2015 में तेली, तमोली, दांगी अपेक्षाकृत संपन्न जातियों के अति पिछड़ा में आने से अति पिछड़ों की हकमारी बड़ी हो रही है। उसको रोकने के लिए आयोग बना के, सर्वे करा के उसको बाहर करने की बात है। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट भी लागू करने की बात है। तो इस तरह से जो बातें हम लोग मांग कर रहे थे उसी को अलग अलग शब्दों में डिफाइन करके 10 पॉइंट बना करके ये किया। फिर भी कांग्रेस या तेजस्वी जी या इनके साथ जितने भी दल इस 10 सूत्री पॉइंट को जो समर्थन किया, मुहर लगाया, उसका मैं स्वागत करता हूं कि देर सवेर ही सही, लेकिन कांग्रेस ने अति पिछड़े वर्ग के मांगों पर मुहर लगाई। इसका मतलब मांगे जायज़ है और इस पर ये बड़ी बड़ी पार्टियां आज सामने आई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इनकी मंशा सही नहीं थी। अगर मंशा सही होती तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती, और अगर उत्पन्न हो गई थी तो आंदोलन जब मैं इतना 10 वर्षों से कर रहा हूं तो वो पार्टी के नेता कहाँ थे? उस आंदोलन में सामने आना चाहिए था। आज चुनाव जब माथे पर है तब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। नहीं तो अब सवाल उठता है कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। आप तो जो आप उठा रहे हैं ना, कम से कम आपके कॉज को, इसके लिए तो मैं उन्हें धन्यवाद दे रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ कि अति पिछड़ों के इशू को। जनसुराज का क्या स्टैंड है? ये जो मुद्दे हैं इन पर आपकी जो पार्टी है जनसुराज, इसका क्या स्टैंड है? जनसुराज सिर्फ प्रलोभन देकर के वोट लेना नहीं चाहती है। जनसुराज का बुनियादी तौर पर मानना है कि अति पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है और आज 5 वर्गों में से सबसे बड़ा वर्ग है, यूँ कहें तो। और उन वर्गों की पहली बात जनसुराज ने कहा कि हम जितनी संख्या उनकी है उस संख्या के अनुपात में उससे थोड़ा बहुत कम हम बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे। लगभग 70 सीटों का उन्होंने वादा किया और उस वादा पर आज भी कायम है, या आप देखेंगे तो 70 सीटों का प्रत्याशी बनाना 243 में से, ये बहुत बड़ी घटना है आज बिहार के राजनीतिक इतिहास में। लेकिन मैं चुनौती देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि उसका आधा यानी 35 सीटें भी कोई भी गठबंधन, या तो NDA जो है जनतांत्रिक गठबंधन राष्ट्रीय, या फिर इंडी जो है महागठबंधन, ये दोनों में से कोई भी गठबंधन 243 में से 35 सीटें का भी घोषणा अगर करके दिखा दे तब मैं समझूं कि वह अति पिछड़े के मुख्य धारा में लाने के प्रति जिम्मेदार है या ये सजग है। लेकिन वैसा कुछ बात नहीं है। और जनसुराज का मानना है उतना भी उन पार्टियां नहीं करेगी। एकदम मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि अगर ये घोषणा करती है तो हम लोग फिर उस पार्टी के साथ है, हम लोग स्वागत करेंगे इस घोषणा का। लेकिन नहीं करेगी मेरा आशा है। दूसरी बात, जनसुराज सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में प्रत्याशी बनाने की ही बात नहीं है, वह जमीन के लगभग अधिकांश उसकी आबादी है जो लैंडलेस है, तो वह उसके पास ज़मीन कैसे आए, पूंजी कैसे आए, शिक्षा कैसे आए, इन सारी बातों पर पूरा रोड मैप तैयार है। और जो जिसकी सबसे बड़ी आबादी है उसको सबसे ऊपर की कुर्सी देने की बात जनसुराज करती है। इसलिए जनसुराज का सिर्फ मानना यह नहीं है कि हम इन मुद्दों पर अपनी बात कह दें, राजनीति कर दें और वोट ले लें। जनसुराज का मानना है कि इनकी दशा सुधरे। आज जैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद और नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जाति गणना कराई, जाति गणना कराने में जो इनग्रेडिएंट्स जो कारक सामने आए
अभी भी अति पिछड़े वर्ग के लोग इंटर पास कर रहे हैं मात्र 5%। अब बताइए कि 5% लोग आज की तारीख में भी इंटर पास करेंगे तो इनका एम्पावरमेंट कैसे होगा भाई? तो इस शिक्षा पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर राजनीति में सीट दे दें उससे बात नहीं बनेगी। ये अभी हाल का डाटा 2023 में जो जारी हुआ है 2 अक्टूबर 2023 को, उस डाटा के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, और दलितों की तो इससे भी बदतर स्थिति है, 3% लोग पास कर रहे हैं इंटर। तो जब शिक्षा की बात करते हैं, जब संपत्ति की बात करते हैं, जब भूमि की बात करते हैं, तो यह सारे चीज़ों से मरहूम हैं, सारे चीज़ों से ये एक तरह से वंचित हैं। तो उस वंचित तबके को जब तक आप मिशन मूड में और ईमानदारी से नहीं पहल करेंगे तब तक वो बड़ी आबादी मुख्य धारा में विकास के नहीं आ सकती। तो देखिए, सुना आपने प्रोफेसर रामबली सिंह को। देखिए कितने गहरे मुद्दे, अति पिछड़ों से जुड़े मुद्दों को उठाया है इन्होंने, और लगे हाथ अशोक चौधरी से सवाल भी पूछ लिया है कि आपके घर के सदस्य, आपकी पत्नी अगर कोई ट्रांजैक्शंस करती हैं, कोई लेन देन करती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं है। तो कह रहे हैं प्रोफेसर रामबली सिंह कि ऐसा कह के अशोक चौधरी खुद अपने ही जाल में फंस गए। तो आपको क्या लगता है, किस ओर जा रहा है मामला? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।